चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने पे जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोग थैलेसीमिया को डायग्नोज करने के लिए उसके इन्वेस्टिगेशन से बात शुरू किए थे, जिसमें मैंने बताया था कि थैलेसीमिया अगर मेजर होगा, यानी थैलेसीमिया अगर मेजर होगा तो वैसी कंडीशन में हमें क्या मिलेगा कि हाइपोक्रोमिक मिलेगा, हाइपोक्रोमिक एनीमिया मिलेगा, साथ ही सेवियर रेड सेल डिस्प्लासिया मिलेगा। रेड सेल डिस्प्लासिया के साथ साथ प्लेंटी ऑफ टारगेट सेल मिलेगा, जो कि टारगेट सेल को मैंने लास्ट लेक्चर में ये किया था, कंप्लीट किया था। तो नेक्स्ट बात जो आएगी इसमें कि इसके अलावा और क्या क्या मिलेगा। इसके अलावा और जो मिलेगा वो मिलेगा हमें कि एब्सेंस और सेवियर डिस्ट्रक्शन ऑफ HbA मिलेगा, जैसा कि हमने काउज में पढ़ा था पैथोजेनेसिस में कि एब्सेंस और सेवियर रिडक्शन ऑफ HbA मिलेगा। HB जो हो ए जो होगा इसमें वो सेवियर रिडक्शन बहुत कम मिलेगा या फिर एब्सेंट होगा। वहीं नोट कर लीजिए इसको, एब्सेंस और सेवियर रिडक्शन ऑफ HbA सेकेंड हो जाएगा कि आपको रेज्ड HbF मिलेगा। HbF क्या होगा, ये हमें हाई मिलेगा, HbF हाई मिलेगा, HbF हाई मिलेगा। इसके अलावा जब देखेंगे तो ये पता चलेगा कि इसके फैमिली हिस्ट्री में दोनों पेरेंट जो इसके हैं, फैमिली हिस्ट्री में इसके दोनों पेरेंट जो है वो क्या है, ये सफर कर रहे हैं माइनर थैलेसीमिया से, थैलेसीमिया बीटा माइनर से। इसी वजह से इसको तो ये हमको मिलता है। इसके इन्वेस्टिगेशन में बेसिकली हम क्या कहते हैं, हम पेरिफेरल ब्लड स्मीयर या फिर CBC करवाते हैं और इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं। इससे हम मेजर में ये फीचर मिलेंगे। अब अगर बात करें थैलेसीमिया माइनर में, तो थैलेसीमिया माइनर में जो हमें मिलेंगे वो उसमें माइल्ड एनीमिया मिलेगा। थैलेसीमिया माइनर में क्या मिलेगा, माइल्ड एनीमिया मिलेगा। ये भी माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक होगा, ये भी माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक होगा। थैलेसीमिया माइनर में भी माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक होगा। इसमें सीरम फेटिनिन और सीरम आयरन लेवल नॉर्मल रहेगा। इसमें सीरम फेटिनिन और सीरम आयरन लेवल नॉर्मल रहेगा। सीरम फेटिनिन एंड सीरम आयरन, सीरम फेटिनिन एंड सीरम आयरन बोथ आर नॉर्मल। इसके अलावा उसमें जो है प्लेंटी ऑफ टारगेट सेल था, इसमें सम टारगेट सेल मौजूद होंगे, यानी बहुत ज्यादा टारगेट सेल नहीं होंगे, फ्यू टारगेट सेल्स आर प्रेजेंट। और फ्यू टारगेट सेल आर प्रेजेंट। पंक्चुएट बेसोफिलिया मिलेगा, इसमें पंक्चुएट बेसोफिलिया मिलेगा, पंक्चुएट बेसोफिलिया। वहीं अगर इसके HB के कैरेक्टर के ऊपर बात करें तो HB के कैरेक्टर में रेज्ड HbA2 जो है वो 4 to 6% तक रेज मिलेगा। HbA2 4 to 6% तक रेज मिलेगा। वहीं अगर इसके हिस्ट्री के ऊपर बात करें तो इसमें क्या है कि हमें वो दोनों में से कोई एक पेरेंट ही, दोनों में से कोई एक पेरेंट ही हमें इसमें थैलेसीमिया माइनर के पॉजिटिव मिलेंगे। दोनों में से कोई एक पेरेंट ही थैलेसीमिया माइनर के पॉजिटिव मिलेंगे। अब अगर हम आगे बात करें तो आगे क्या होगा कि हमारा
डिफरेंशिएट कैसे करेंगे हम आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया और बीटा थैलेसीमिया को। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया और बीटा थैलेसीमिया को? तो जो बेसिकली दो पैरामीटर है जिसमें हम बीटा थैलेसीमिया और इसको आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया को ये कह सकते हैं। पहला है कि मेटजर ट्रेट्स जो है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में वो मोर देन 13 होगा। मेटजर ट्रेट्स वो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में मोर देन 13 होगा। मेटजर ट्रेट कहते हैं MCV by IBC in MCV by IBC को मेटजर ट्रेट इंडेक्स कहते हैं। मेटजर ट्रेट इंडेक्स या मेटजर इंडेक्स ये आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में मोर देन 13 होगा एंड बीटा थैलेसीमिया में लेस देन 13 होगा। दूसरा क्या है कि बीटा थैलेसीमिया के अंदर MCV नॉर्मल होगा, जबकि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में MCV लो मिलेगा। बीटा थैलेसीमिया में MCV नॉर्मल मिलेगा, जबकि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में MCV लो मिलेगा। ओके, नेक्स्ट चीज आती है, एक फर्दर चीज आती है कि इसका एंटीनेंटल डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे ताकि अगर बच्चा सफर कर रहा है तो आज के डेट में लोगों में अवेयरनेस ज्यादा आ गई और बच्चा ऐसी क्रोनिक इलनेस से सफर कर रहा है तो लोग रखना नहीं चाहते। तो उसके लिए एंटीनेंटल डायग्नोसिस के लिए PCR एम्प्लीफिकेशन ऑफ द ग्लोबुलिन जीन करवाते हैं। PCR एम्प्लीफिकेशन ऑफ द ग्लोबुलिन जीन करवाते हैं। Antenatal diagnosis is done by the PCR amplification of the globulin gene. PCR amplification of the globulin gene. Okay. एक चीज हो गया। अब हम बात करेंगे इसके प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट की। तो प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट की बात करें जहां तक, तो जो है सबसे पहला प्रिवेंशन क्या है, चूंकि फाइनल ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक एंड कॉम्प्लिकेशन का ट्रीटमेंट मौजूद है, तो प्रिवेंशन बहुत बेटर हो जाता है कि इस चीज को हम जहां तक टालें। तो उसके लिए सबसे पहली चीज क्या है कि स्क्रीनिंग। उसके लिए सबसे पहली चीज क्या है, स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग सबसे पहले की चीज क्या है, स्क्रीनिंग में जो बताया मैंने कि एंटीनेंटल केयर में स्क्रीनिंग करते हैं। PCR फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ द ग्लोबुलिन जीन। सेकंड चीज क्या है कि स्क्रीनिंग के अलावा लोगों में इसका अवेयरनेस पैदा करते हैं। लोगों में इसका अवेयरनेस पैदा किया जाता है कि ये क्या चीज है और इसको किस तरह से कम किया जा सकता है या रोका जा सकता है। बेसिकली कम करने का एक ही ये है कि जैसे ही अगर फीटस में डायग्नोस हुआ एंटीनेंटल केयर के दौरान तो उसको MTP कर दिया जाए, और इसलिए उसको अवेयरनेस लाना है
चूंकि ये लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है, फिर उसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो कॉम्प्लिकेशन को ये करने के लिए हमें इसका ये करना पड़ेगा। अब बात करते हैं अगर कि मैनेजमेंट क्या क्या करेंगे, तो मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज जो है, सबसे पहली चीज क्या है कि रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जैसे ही एनीमिया डेवलप होता है तुरंत में ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है। जैसे ही एनीमिया डेवलप होता है तुरंत में ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है। वो कितना तक करना है, जब तक ये हेमाटोक्रिट लेवल 30 to 35 या फिर HB जो है वो 10 ग्राम पर DL से नहीं आ जाए। 10 ग्राम से नीचे जाता है वैसी सूरत में हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। सेकंड चीज जो है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। सेकंड चीज जो है वो क्या है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है कि जो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन बहुत इजी प्रोसीजर भी नहीं है और काफी खर्चीला भी है। इन इंडिया अबाउट 25 लाख, मोर देन 25 लाख का खर्च है। प्राइवेट सेक्टर में कुल 8 सेंटर है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए जो कि आपको होता है, लेकिन ये मैंने 25 लाख भी जो बताया ये समझिए बहुत ही कम बताया। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसप्लांटेशन चार्जेस हो जाएंगे समझिए। फिर इसके बाद जो इसके मैनेजमेंट चार्ज होंगे यानी हॉस्पिटल स्टे वगैरह का चार्ज, वो सब फिर काफी अलग से लगेगा। तो मोर देन 25,000 जाएंगे, 25 लाख, 1000 नहीं, 25,000, 25 लाख। इसके अलावा इसमें ये कहते हैं कि आयरन थेरेपी को अवॉइड करते हैं। आयरन थेरेपी को अवॉइड करते हैं और आयरन थेरेपी को अवॉइड करने के लिए आयरन की जगह क्या यूज करते हैं, डेस्फ्लक्सामाइन। डेस्फ्लक्सामाइन डेस्फ्लक्सामाइन यूज करते हैं। आयरन थेरेपी नहीं देते हैं डायरेक्टली, चूंकि आयरन ओवरलोड होने से हेवी मेटल पॉइजनिंग की तरफ या हेवी मेटल टॉक्सिसिटी की तरफ चला जाएगा, इसलिए आयरन थेरेपी को अवॉइड करते हैं और डेस्फ्लक्सामाइन यूज करते हैं। वहीं जैसे ही हाइपरस्प्लेनिज्म होता है, हाइपरस्प्लेनिज्म के केस में स्प्लीनेक्टोमी करते हैं। हाइपरस्प्लेनिज्म के केस में स्प्लीनेक्टोमी करते हैं और फिर फर्दर स्प्लीनेक्टोमी का मैनेजमेंट, पोस्ट स्प्लीनेक्टोमी जो मैनेजमेंट होता है वो करते हैं। ओके, मैंने स्प्लीनेक्टोमी के बारे में इससे पहले वाले इसमें बहुत डिटेल में बताया है कि स्प्लीनेक्टोमी का पोस्ट स्प्लीनेक्टोमी मैनेजमेंट क्या क्या करना है। कोई मुझे बताएगा, किसी को याद है कि पोस्ट स्प्लीनेक्टोमी क्या क्या करना है? हेलो हेलो, या तो कोई मुझे बताओ, नहीं तो फिर वापस से मैं पोस्ट स्प्लीनेक्टोमी का पोस्ट स्प्लीनेक्टोमी समय क्या क्या करना होगा सर बताइए दीजिए ना। ओके, सो इतने सारे लोगों में ज्यादातर लोग ओके, सो लिखिए पोस्ट स्प्लीनेक्टोमी मैनेजमेंट। पोस्ट स्प्लीनेक्टोमी में लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक, लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक जो है दो अलग अलग कोर्सेज में देना होगा। फर्स्ट कोर्स जो होगा वो प्रोफाइलेक्सिस होगा। लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक में जो होगा वो फर्स्ट जो होगा वो प्रोफाइलेक्सिस होगा और सेकंड जो होगा वो होगा मैनेजमेंट ऑफ इन्फेक्शन। प्रोफाइलेक्सिस एंटीबायोटिक इसलिए दिया जाता है क्योंकि स्प्लीन नहीं होने की वजह से चांसेस ऑफ इन्फेक्शन इज वेरी हाई। सो समटाइम सालों साल, समटाइम नहीं, ऑलमोस्ट ऑल द केसेस ऑफ पोस्ट स्प्लीनेक्टोमी सालों साल
ये चलता रहता है, सालों साल एंटीबायोटिक चलता रहता है। और प्रोफाइलैक्सिस एंटीबायोटिक के तौर पे मोस्टली एजिथ्रोमाइसिन एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल करते हैं। वहीं जब कभी भी एंटीबायोटिक चलते रहने पे भी इन्फेक्शन जब होता है तो इन्फेक्शन मैनेजमेंट के लिए फिर फर्दर एंटीबायोटिक देते हैं। वो होता है हमारा अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिज्म, जो आपका कल्चर सेंसिटिविटी कहता है वो, और नहीं तो फिर हम या तो सेफेलोस्पोरिन ग्रुप का ऐड करते हैं, सेफेलोस्पोरिन के 3rd जनरेशन से ऐड करते हैं, या फिर वैंकोमाइसिन, या फिर पिपरासिलिन टैजोबैक्टम और एमॉक्सिक्लेव। पिपरासिलिन टैजोबैक्टम और एमॉक्सिक्लेव। सेकंड चीज जो आती है पोस्ट सेफेलोस्पोरिन, इसके अलावा की 3rd जनरेशन की ड्रग्स, इसके अलावा वैंकोमाइसिन, थर्ड वन इज द ये पिपरासिलिन और एमॉक्सिक्लेव, पिपरासिलिन और एमॉक्सिक्लेव। नेक्स्ट थिंग आती है पोस्ट स्प्लेनेक्टोमी में वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में जो भी वैक्सीन है, स्पेशली निमोनिया वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, निमोनिया वैक्सीन एंड ये इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, ये दोनों तो कंपलसरी दे ही देना है, क्योंकि रिस्पिरेटरी सिस्टम इज द वन ऑफ द मोस्ट प्रोन सिस्टम टू डेवलप ए इन्फेक्शन। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम को प्रिवेंट करने के लिए ये दोनों वैक्सीन तो हर हाल में देना ही देना है। इसके अलावा अदर जो भी वैक्सीन जो एडल्ट में दिए जा सकते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, तो इस तरह से अदर वैक्सीन भी देना होता है। फिर उसको प्रॉपर नर्सिंग केयर इसके अलावा जैसे कि अभी हम लोग ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक कर रहे हैं, हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क यूजेस, ये सारी चीजें ऐसे लोगों को भी जिनका स्प्लेनेक्टोमी हो चुका है फॉलो करना होगा। नेक्स्ट जो चीज आती है वो जीन थेरेपी। इसमें क्या कहते हैं कि जो ग्लोबुलिन चेन है, ग्लोबुलिन चेन का मैनिपुलेशन करते हैं। जीन थेरेपी में ग्लोबुलिन चेन का मैनिपुलेशन करते हैं। तो नेक्स्ट थिंग आती है जीन थेरेपी। स्प्लेनेक्टोमी का तो बेसिकली वो 3 चीजें हैं। एक एंटीबायोटिक, हाँ, नेक्स्ट जो इसके मैनेजमेंट में है तो जीन थेरेपी में बेसिकली ग्लोबुलिन चेन का मैनिपुलेशन किया जाता है। ओवरऑल बेसिक मैनेजमेंट यही है। फर्दर आप कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट करते रहिए, जो भी कॉम्प्लिकेशन आ रही है। रही बात सर्वाइवल, तो सर्वाइवल बीटा थैलेसीमिया का सर्वाइवल बहुत पुअर है। बीटा थैलेसीमिया का सर्वाइवल बहुत ही पुअर है। अल्फा थैलेसीमिया हेवी मैनेजेबल है,
लेकिन बीटा थैलेसीमिया का सर्वाइवल बहुत ही पुअर है। ओके, इसलिए डिफिकल्ट टू मैनेज है बीटा थैलेसीमिया। अब इसके बाद आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक एक छोटा टॉपिक है जिसको आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद कल इंशाल्लाह हम लोग प्लास्टिक एनीमिया पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो पैनसाइटोपेनिया। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो पैनसाइटोपेनिया। बेसिकली पैनसाइटोपेनिया कहते हैं किसको है? पैनसाइटोपेनिया द कंडीशन वेयर all the blood cells has been decreased, means RBC, WBC, platelet, all three are decreased. The condition is called pancytopenia. या फिर इस तरह से लिख सकते हैं pancytopenia is the condition where all the three cells of blood are decreased. All the three cells of blood are decreased. अंडर ब्रैकेट कर दो। ल्यूकोपेनिया, इथ्रोपेनिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ल्यूकोपेनिया, इथ्रोपेनिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इथ्रोसाइटोपेनिया एंड ल्यूकोसाइटोपेनिया, इथ्रोसाइटोपेनिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अंडर ब्रैकेट में लिख दो। ओके, अब बात करते हैं पैनसाइटोपेनिया के काउज के ऊपर। काउज के ऊपर जो बात करेंगे तो इसमें काउज को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। काउज को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली कैटेगरी जो होती है वो क्या होती है कि पैनसाइटोपेनिया विद हाइपोसेलुलर बोन मैरो। पैनसाइटोपेनिया विद हाइपोसेलुलर बोन मैरो। इसका जब ऐसा कंडीशन होगा कि पैनसाइटोपेनिया बोन मैरो का साइटोलॉजी करवाएंगे तो उसमें हमारा बोन मैरो क्या होगा? हाइपोसेलुलर होगा। तो फिर इसमें क्या क्या काउज हो सकते हैं? एक्वायर्ड एप्लास्टिक एनीमिया, एक्वायर्ड एप्लास्टिक एनीमिया, एक्वायर्ड एप्लास्टिक एनीमिया, कॉन्स्टिट्यूशनल एप्लास्टिक एनीमिया, कॉन्स्टिट्यूशनल एप्लास्टिक एनीमिया। इसके अलावा रेयर ए ल्यूकेमिया, ए ल्यूकेमिक एएमएल, रेयर ए ल्यूकेमिक एएमएल। एएमएल बोले तो एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया। रेयर ए ल्यूकेमिक, रेयर ए ल्यूकेमिक, रेयर ए ल्यूकेमिक एएमएल यानी एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया, एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया ALL, ALL,
acute lymphoid leukemia ALL, and lymphomas of bone marrow. Lymphomas of bone marrow. Lymphomas of bone marrow. पैन साइट नेक्स्ट जो काउज हो जाएगा, नेक्स्ट जो काउज हो जाएगा इसका कैटेगरी वो क्या हो जाएगा, पैनसाइटोपेनिया विथ नॉर्मल सेलुलर बोन मैरो. नॉर्मल सेलुलर बोन मैरो वो क्या था, हाइपोसेलुलर बोन मैरो था. तो पैनसाइटोपेनिया विथ नॉर्मल सेलुलर बोन मैरो. इसमें जो काउज हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, दो तरह के काउज हो जाएंगे. एक प्राइमरी काउज हो जाएंगे, प्राइमरी बोन मैरो डिसऑर्डर और डिजीज, और दूसरा सेकेंडरी सिस्टेमिक डिसऑर्डर या डिजीज. इसके विथ सेलुलर बोन मैरो में दो तरह से डिवाइड किया गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी. तो प्राइमरी जो हो जाएगा वो माइलोइड डिस्प्लासिया सिंड्रोम, माइलोइड डिस्प्लासिया सिंड्रोम. दूसरा माइलोफाइब्रोसिस, माइलोफाइब्रोसिस. हेयरी सेल ल्यूकेमिया, हेयरी सेल ल्यूकेमिया. हेयरी सेल, हेयरी सेल, हेयर से बना है, हेयरी सेल ल्यूकेमिया. प्रॉक्सिमल नक्चर्नल हीमोग्लोबिनूरिया, प्रॉक्सिमल नक्चर्नल हीमोग्लोबिनूरिया. नक्चर्नल हीमोग्लोबिनूरिया. ओके. इसके अलावा माइलोफाइथेसिस, माइलोफाइथेसिस. माइलोफाइथेसिस, बोन मैरो लिम्फोमा, बोन मैरो लिम्फोमा. ए ल्यूकेमिक ल्यूकेमिया, ए ल्यूकेमिक ल्यूकेमिया. इसमें कई सारी चीज ऐसी है जो हाइपोसेलुलर में भी आती है और सेलुलर में भी आती है. तो हाइपोसेलुलर में भी कुछ ऐसे टाइप होते हैं जो काउज कर सकते हैं, और उसी तरह सेलुलर में भी कुछ ऐसे टाइप होते हैं. ओके. तो ये सारे के सारे हमारे काउज हो गए प्राइमरी बोन मैरो डिसऑर्डर के. अब सेकेंडरी, सेकेंडरी जो होगा सेकेंडरी टू सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स होगा, सेकेंडरी टू सिस्टेमिक डिसऑर्डर होगा. वो क्या होगा, सबसे पहला हाइपर स्प्लेनिज्म, हाइपर स्प्लेनिज्म. B12 और folate deficiency, B12 और folate deficiency, B12 और folate deficiency. severe infection, severe infection. SLE, SLE, अल्कोहल, अल्कोहल, अल्कोहल के बाद ब्रूसेलोसिस, ब्रूसेलोसिस, ब्रूसेलोसिस. सार्कोइडोसिस, सार्कोइडोसिस.
डोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, लिस्मेनियसिस, लिस्मेनियसिस से होने वाले डिजीज का नाम कोई बता सकता है? लिस्मेनियसिस से होने वाले डिजीज का कोई नाम बता सकता है? वेरी गुड, काला जार सर। वेरी गुड। ओके, तो ये सारे के सारे कंडीशन होते हैं जिसमें हमें पैनसाइटोपेनिया मिलता है। तो पैनसाइटोपेनिया मिलता है तो अब सिंपल है कि पैनसाइटोपेनिया को डायग्नोस कैसे करेंगे। तो पैनसाइटोपेनिया को डायग्नोस करने के लिए सबसे पहली चीज क्या है, वो है सीबीसी। सीबीसी में हमें मिल जाएगा कि इसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी है, इसको ल्यूकोसाइटोपेनिया भी है, इसको एरिथ्रोसाइटोपेनिया भी है। यानी अगर लेस देन 4000 ल्यूकोसाइट मिलता है हमें, लेस देन 4000 ल्यूकोसाइट मिलता है, लेस देन 3.5 मिलियन हमें ये आईबीसी मिलता है यानी एरिथ्रोसाइट मिलता है, लेस देन 3.5 मिलियन एरिथ्रोसाइट्स मिलता है, एंड लेस देन 1.5 लाख प्लेटलेट मिलता है, लेस देन 1.5 लाख प्लेटलेट मिलता है। तो हम इस कंडीशन को पैनसाइटोपेनिया कह सकते हैं। अब पैनसाइटोपेनिया है तो फिर हमें फर्दर इवेलुएट करना होगा इसका काउज को। तो काउज को इवेलुएट करने के लिए सबसे पहली चीज क्या है, बोन मैरो। सबसे पहली चीज क्या है, बोन मैरो एस्पेरेशन साइटोलॉजी। जूम पे अभी लगभग 1.5 मिनट में कट जाएगा, तो 1.5 मिनट आप लोग वेट करेंगे, दोबारा इस पे ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो लोग गूगल मीट पे भी आ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग क्या हो जाएगा हमारा इसको डायग्नोस करने के लिए, बोन मैरो एस्पेरेशन साइटोलॉजी। बोन मैरो एस्पेरेशन साइटोलॉजी में ठीक है, इसको लिख लीजिए पहले उसके। तो बोन मैरो, हाँ वो सब कर दूंगा, पहले इन्वेस्टिगेशन लिख लीजिए तो फिर वो मैं सब का उसको कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है हमारा कि सीबीसी हो गया। सीबीसी में हमें सारे के सारे सेल्स जो है वो लो मिलेंगे। दूसरी चीज बोन मैरो एस्पेरेशन साइटोलॉजी। बोन मैरो एस्पेरेशन साइटोलॉजी में क्या होगा हमारा कि बोन मैरो एस्पेरेशन साइटोलॉजी से हमें पता चल जाएगा कि पैनसाइटोपेनिया हाइपोसेलुलर बोन मैरो फंक्शन की वजह से हो रहा है या फिर सेलुलर मैरो की वजह से हो रहा है। हाइपोसेलुलर मैरो की वजह से हो रहा है या सेलुलर मैरो की वजह से हो रहा है, एक तो ये पता चल जाएगा। दूसरी चीज, अगर किसी को इसमें प्लास्टिक एनीमिया या फिर जो है आपको ये है ल्यूकेमिया है किसी टाइप का या लिम्फोमा है, तो वो सारी चीजें हमें बोन मैरो एस्पेरेशन साइटोलॉजी में पता चल जाएगा। जब अगर इसमें बोन मैरो एस्पेरेशन साइटोलॉजी